प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित में प्रथम अध्याय जिसके अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ जाना होगा। वास्तविक संख्याएं जो हैं आपकी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जैसे आप अगर जीरो ले लो तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। जैसे इसको 0/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन Q का मान 0 ना हो। ये तो आपको जानकारी है, सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2/3 जैसे -4/7 ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं आपको पता है √2, √3 एंड डॉट एंड सो ऑन। जो परिमेय संख्याएं वो भी दो भागों में विभाजित होती हैं, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांकों में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 एंड डॉट एंड सो ऑन। और जो भिन्न होती हैं, भिन्न तो आपने कक्षा 5-6 में पढ़ी होंगी, 1/2, 5/3 और 7/6। ठीक है। फिर जो पूर्णांक थे वो पूर्णांक में भी दो भाग हैं, एक है पूर्ण संख्याएं और एक है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने लिखा उसमें -2, -1 ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और जो पूर्ण संख्या है उसमें 0 है, 1 है, 2 है एंड डॉट एंड सो ऑन। फिर हम लोग पूर्ण संख्याएं भी दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इसमें देखो ये 0 है तो ये माने 0 हो गया। और जो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिससे हम लोग वस्तुओं को गिनने का काम करते हैं, जैसे 1, 2, 3 से आगे तक। इसके बाद में जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको भी दो भागों में विभाजित हम लोग कर सकते हैं। सम संख्याओं के बारे में आपने अच्छी तरीके से जाना होगा। 2, 4, 6 जो 2 से डिविजिबल हो, विषम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1, 3, 5 एंड डॉट एंड सो ऑन। ठीक है। फिर सम संख्याओं के वही विभाजन हम लोग कर सकते हैं, उसमें अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अब आता है अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं। अभाज्य संख्या केवल 2 है, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो केवल अभाज्य है। और भाज्य संख्याएं जिनमें हम भाग दे सकते हो वो आपकी जो है जैसे 4, 6, 8 एंड डॉट एंड सो ऑन। फिर जो आपकी विषम संख्याएं थी उनको भी आप डिवाइड कर सकते हो। उनमें एक ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है, वो है 1। और अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो हैं जिनमें खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए। भाज्य संख्याएं जैसे 9 है, 15 है, इस तरीके की संख्याएं। तो बच्चों इतना आप लोगों ने जाना। अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, अगली वीडियो में आप इसको देखें। हाँ बच्चों, चलो हम लोग आज जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। इसके जो कुछ चरण होते हैं उनको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों ने इसके पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना था। जो भी संख्याएं यहाँ ली जाएंगी वो सब वास्तविक संख्याएं ही ली जाएंगी। तो एक जैसे हमारे पास ये a लंबाई की स्ट्रिप है और दूसरी जो है वो b लंबाई की स्ट्रिप है। इतना तो समझ गए होंगे आप। a लंबाई कुछ भी हो सकती है, b लंबाई भी कुछ हो सकती है, वो आप मान लीजिएगा अपनी तरफ से। एक हमने दो स्ट्रिप ली हुई हैं c लंबाई की, इनकी अपनी अलग अलग लंबाई दोनों की बराबर होगी। जैसे मान लो ये थी 32 और ये थी आपकी 20 और ये मान लो 4 और 4 बची हैं, ये हमने मान के चले हैं। इसके बाद में इस लंबाई की 3 स्ट्रिप हैं, उसको हमने d मान लिया है। अब इनको आप देखें, अगर हम पहले चरण को इसको समझने का प्रयास करते हैं तो देखो a लंबाई की जो स्ट्रिप थी उसको b और c ने मिलकर ढका। मतलब कहने का ये हुआ कि a को हम 2 बार में डिवाइड कर रहे हैं, एक भाग b हो गया और एक भाग c हो गया। ठीक है। तो इसको अगर हम एक रिलेशन आपको बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि
a इज इक्वल टू बनेगा, a को हमने डिवाइड किया है b का एक भाग और c का एक भाग, तो जो हमारे पास ये b है वो बनेगा भाजक और ये बनेगा शेषफल। ठीक है बच्चों। हाँ, जो ये रिलेशन था ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको आपको 9th में बताया गया होगा। इसके बाद दूसरे चरण को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे चरण में अगर हमने b लंबाई की स्ट्रिप ले रखी है कुल, उसके हम भाग कर रहे हैं c के 2 भाग और ये हमने d माना था, तो d का एक भाग। कहने का मतलब ये हुआ कि b को हमने डिवाइड किया c के 2 भागों में प्लस शेष हमारे पास बचा d। तो यहाँ पर अब c हो गया भाजक और d हो गया शेषफल। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसी तरीके से तीसरा चरण, वहां पर हम एक मजेदार बात देखते हैं कि जो c स्टेप थी उसको इस d के 3 मिला दिए गए, तीनों ने पूरा ढक लिया। इस ढकने का मतलब ये है, अगर हमारे पास ये 2 स्टेप थी बच्चों, एक ये और एक ये, अगर इसको हम मिला के रख रहे हैं तो ये क्या करता है कि इसका एक भाग इसको जितना ढकता है और प्लस कुछ ना कुछ शेष बच रहा है। लेकिन इस लास्ट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो भी लंबाइयों की दोनों स्ट्रिप थी ये पूरी इनको क्या कर ले रही हैं, ढक ले रही हैं। कहने का मतलब है कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, बस इसी बात को समझना है। तो अब हम देखते हैं कि c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू इसके 3 भाग 3 प्लस 0। कहने का मतलब यहाँ भाजक हुआ d और शेषफल हो गया 0। जब शेषफल 0 होगा तब आपको इस भाजक पर नजर गड़ानी है। यही भाजक ही इसका क्या होगा, आपका HCF, इसको हम SCF कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक अगर हमारे पास c और d हैं, जिसमें c की वैल्यू d की अपेक्षा ज्यादा है, उसका SCF ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं कि c इज इक्वल टू t इंटू क्यू प्लस आर, जो रिमाइंडर है वो या तो 0 बचेगा या 0 से बड़ा होगा और d से हमेशा कम होगा, माने भाजक से हमेशा कम होगा। यदि चरण नंबर 2, यदि r का मान 0 है तो जो d होगा वही दिए हुए पूर्णांकों c और d का क्या होगा, SCF है। यदि r का मान 0 नहीं है तो हमें d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग फिर से करना पड़ेगा और उनके चरणों को आगे ये देखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। आगे के उदाहरणों में हम लोग समझेंगे, इसके सवाल को करेंगे और जानेंगे कि जो अभी C और D, A, B लिया, इनकी जगह क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं जिससे हम इसका SCF ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो थ्योरम है, माने यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम कैसे SCF ज्ञात कर सकते हैं।